महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार को अस्थिर करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन बीजेपी की कोई भी चाल कामयाब नहीं हुई। तो अब राज ठाकरे के जरिए शिवसेना के सामने चुनौतियां पेश की जा रही हैं। ऐसा आरोप सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से लगाया जा चुका है। राज्य में बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना दोनों को शिवसेना हर बार दो टूक जवाब देकर चुप करा देती है। एक बार फिर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी को सांप्रदायिक हिंसा पर घेरा है और मोदी शाह के गुजरात को लेकर बड़ा सवाल किया है। क्या सवाल है संजय राउत का, आइए देखते हैं। क्या कोई विश्वास कर सकता है कि मुसलमान गुजरात में रामनवमी जुलूस पर पत्थर फेंकेंगे, वो भी पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य में? ये सवाल किया है शिवसेना सांसद संजय राउत ने। रामनवमी के मौके पर देश में कई जगह हिंसक घटनाएं हुई थी, जिस पर अब शिवसेना के मुखपत्र सामना के लिए अपने साप्ताहिक कॉलम में संजय राउत ने लिखा कि मध्य प्रदेश के खरगोन में जो हुआ उससे भगवान राम भी बेचैन होंगे। उन्होंने जेएनयू की घटना और रामनवमी के मौके पर हिंसा की अन्य घटनाओं के बारे में लिखा कि ये देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। रामनवमी के जुलूस हमेशा से देश की संस्कृति का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कभी भी भगवान राम के नाम पर तलवारें नहीं चलाई गईं। उन्होंने कहा, इसे हिंदुत्व नहीं कहा जा सकता। भगवान राम के नाम पर सांप्रदायिक आग लगाना राम के विचार का अपमान है। इसके साथ ही गुजरात के हालात पर संजय राउत ने लिखा, क्या कोई विश्वास कर सकता है कि मुसलमान गुजरात में रामनवमी जुलूस पर पत्थर फेंकेंगे, वो भी पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य में? अगर शिवसेना मुंबई में हिंदुत्व जुलूस का आयोजन करती है तो उस पर कोई हमला नहीं होता है, लेकिन अगर भाजपा या उसकी बी टीम इस तरह के जुलूस का आयोजन करती है तो निश्चित रूप से ऐसी अप्रिय घटनाएं होंगी। ऐसा लगता है कि ये सब सुनियोजित होता है। वहीं लाउडस्पीकर विवाद पर राउत ने लिखा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की धमकी के बाद राज्य के हालात पर नजर है, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार को 3 मई तक मस्जिदों से सभी लाउडस्पीकरों को हटाने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर मनसे ने हनुमान चालीसा का पाठ कराने की बात कही है। आपको बता दें कि मनसे ने राउत को धमकी दी है। पार्टी ने शिवसेना के मुखपत्र सामना के दफ्तर के बाहर पोस्टर चस्पा किए हैं। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने राज्य सरकार को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की धमकी दी है। इधर महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल सभी दल ठाकरे की मांग के खिलाफ खड़े हो गए हैं। संजय राउत के इस तेवर से साफ है कि बीजेपी और मनसे के दबाव में शिवसेना नहीं आएगी और अपनी सत्ता पर कोई आंच भी नहीं आने देगी। देश में सांप्रदायिक माहौल में काफी तनाव कायम हो गया है। नवरात्रि से लेकर हनुमान जयंती के बीच कई राज्यों में हिंसक घटनाएं हुई और 2 समुदायों के बीच तनाव बढ़ा। समाज के बिगड़ते माहौल पर जिम्मेदार लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी इन तमाम घटनाओं पर चुप लगाकर बैठे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तो पीएम मोदी की चुप्पी पर सीधे सीधे सवाल भी पूछा है। इसके साथ ही शनिवार को विपक्ष के 13 दलों ने एक संयुक्त बयान जारी कर सांप्रदायिक तनाव खत्म करने की अपील भी की है, मगर ये अपील बीजेपी को इस कदर खटकी कि अब उसने विपक्षी दलों पर पलटवार किया है। क्या कहना है बीजेपी का, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा के बढ़ते माहौल के बीच शनिवार को विपक्ष के 13 दलों ने एक संयुक्त बयान जारी किया था। विपक्ष ने संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री की चुप्पी के लिए उन पर भी निशाना साधा था। विपक्षी दलों के संयुक्त बयान के जवाब में शनिवार देर रात ही बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और आरोप लगाया कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल शवों पर गिद्ध राजनीति करते हैं और वो केवल समाज में सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष द्वारा निशाना साधे जाने की तुलना आसमान की ओर कीचड़ उछालने से की है। गौरव भाटिया ने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, संयुक्त बयान फर्जी है। करौली हिंसा में मुख्य आरोपी को पकड़ने में नाकाम रहे अशोक गहलोत पर सोनिया गांधी क्यों चुप हैं? लोग सवाल कर रहे हैं कि आरोपी 14 दिन में क्यों फरार है। आपकी अपील दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करता है, लेकिन करौली में ऐसा नहीं हो रहा है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं? आपकी कार्रवाई संयुक्त बयान में इस्तेमाल किए गए शब्दों के विपरीत है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, आप उस राज्य में कोई कार्रवाई
कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जहां आप सत्ता में हैं। मध्य प्रदेश में जहां आप विपक्ष में हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त कार्रवाई की है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। राहुल गांधी इसे नफरत का बुलडोजर बता रहे हैं। ऐसा कहकर आप दंगाइयों के साथ खड़े हैं और वर्दीधारी पुलिसकर्मियों का मनोबल तोड़ रहे हैं। गौरव भाटिया ने संयुक्त बयान की अपील पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य दल आगजनी करते हैं और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ते हैं, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए गौरव भाटिया ने कहा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। इस तरह के दोहरेपन से पता चलता है कि कांग्रेस सहित विपक्षी दल, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में, आगजनी में शामिल होने के साथ साथ सद्भाव को बाधित करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस सहित 13 विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान जारी कर लोगों से देश के विभिन्न हिस्सों में हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर शांति और सद्भाव बनाए रखने का आह्वान किया था। देश में अभद्र भाषा की बढ़ती घटनाओं और हाल ही में सांप्रदायिक हिंसा के प्रकोप पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए 13 विपक्षी दलों के नेताओं ने शनिवार को एक संयुक्त बयान में लोगों से सांप्रदायिक हिंसा के अपराधियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग करते हुए शांति और सद्भाव बनाए रखने का आग्रह किया। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी चीफ शरद पवार, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, डीएमके के एमके स्टालिन, एएम के सीताराम येचुरी सीपीआई, एनसी के फारूक अब्दुल्ला, राजद के तेजस्वी यादव, सीपीआई के डी राजा, फॉरवर्ड ब्लॉक के देवव्रत विश्वास, आरएसपी के मनोज भट्टाचार्य, आईयूएमएल के पीके कुनहाली कुट्टी और भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य ने ये संयुक्त बयान जारी किया था। लेकिन शांति के लिए विपक्ष की ये एकजुटता बीजेपी को नागवार गुजर रही है। पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक लगातार सुर्खियों में बना है, जिसकी वजह से वहां जारी विवाद, जिसको लेकर विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर चुनावों में फायदे के लिए राज्य में धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिशों में लगी हुई है। वहीं इन सब के बीच कर्नाटक में एक और मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है और अब कर्नाटक की बीजेपी सरकार में ही अनबन शुरू हो गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, ये देखते हैं इस खबर में। बीजेपी शासित कर्नाटक में पिछले दिनों एक खास समुदाय को खूब निशाना बनाया गया और विवादों की एक श्रृंखला सी शुरू हुई। हिजाब के बाद हलाल मीट, फिर मुस्लिमों की दुकानें बैन, मस्जिदों पर लाउडस्पीकर बैन और इस सब के चलते राज्य का माहौल भी बिगड़ा और कर्नाटक सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। लेकिन इन सब के बीच एक और मुद्दे ने प्रदेश में सियासी हलचल पैदा कर दी है और इस बार कर्नाटक सरकार के अंदर ही कलह देखने को मिल रही है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि कर्नाटक सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अब कर्नाटक भाजपा के विधायक ने राज्य के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र को हटाने की मांग की है। इतना ही नहीं, विधायक का कहना है कि वर्तमान गृह मंत्री राज्य में अपराध को नियंत्रित करने में विफल रहे हैं। भाजपा विधायक बसनगौड़ा यत्नाल ने कहा कि गृह मंत्री शांत दिमाग के व्यक्ति हैं, इस मानसिकता के साथ आप गृह मंत्री नहीं बन सकते। मैं सीएम बोम्मई से कहना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी उनसे ले ली जाए। दरअसल राज्य में लगातार एक समुदाय को निशाने पर लिया जा रहा है, जिस पर अभी तक सिर्फ विपक्ष ही सरकार को घेर रहा था, लेकिन अब बीजेपी के अंदर से ही कर्नाटक में हो रही इन विवादों को देखकर सरकार के खिलाफ आवाज उठने लगी है। इससे पहले कर्नाटक में बढ़ती सांप्रदायिक घटनाओं और तनावों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के अलावा बीजेपी के 2 विधायक भी सवाल उठा चुके हैं। येदियुरप्पा ने हिंदू संगठनों से आग्रह किया था कि वो ऐसी हरकतें ना करें, मुसलमानों को शांति और सम्मान के साथ जीने दें। अब बीजेपी के अंदर से उठ रहे विरोध के सुर को देखकर कहा जा सकता है कि कर्नाटक बीजेपी अंदर से खोखली हो चुकी है, जिससे आने वाले चुनावों में उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तेलंगाना में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें कई मुद्दे की गूंज सुनाई देगी, लेकिन सबसे ऊपर किसानों का मुद्दा होगा, जिस पर अभी से केंद्र और राज्य सरकार की घेराबंदी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने किसानों की समस्या को हथियार बनाकर एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी राज्य के दौरे पर आने वाले हैं और वो सीधा किसानों से संवाद करेंगे, जिससे सरकार की परेशानी बढ़ सकती है। किसानों के मुद्दे को लेकर अक्सर देश की सियासत गर्माती है। अन्नदाता सड़कों पर उतरकर केंद्र और राज्य सरकार के हक की गुहार लगाते हैं। जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक कई स्थल ऐतिहासिक आंदोलनों के गवाह बन चुके हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। मगर अब एक बार फिर अन्नदाता हुंकार भरने को तैयार हैं और उन्हें विपक्ष का साथ भी मिल रहा है।
खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसानों से संवाद करेंगे। दरअसल राहुल गांधी 2 दिवसीय तेलंगाना दौरे पर निकलेंगे। इस दौरान वो किसान संघर्ष सभा को वारंगल में संबोधित भी करेंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख और सांसद रेवांत रेड्डी ने बताया कि राहुल गांधी 6 से 7 मई को प्रदेश आएंगे। उनका सबसे प्रमुख मकसद किसानों के मुद्दे हैं। रेड्डी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार किसानों का अनाज खरीद नहीं रही है। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने किसानों का ऋण माफ करने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने इस बारे में अब तक कुछ नहीं किया है। यही वजह है कि किसान अब इसके खिलाफ संघर्ष शुरू करने वाले हैं। राहुल गांधी वारंगल की किसान संघर्ष सभा में इन्हीं मुद्दों को उठाएंगे। रेड्डी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी और टीआरएस दोनों अंदर खाने मिली हुई हैं। पीएम मोदी और केसीआर दोनों ही एक हैं। कांग्रेस इन दोनों के ही खिलाफ लड़ रही है। किसानों के मुद्दों को कांग्रेस ने संसद में भी उठाया था, लेकिन पीएम मोदी ने उनकी बात नहीं सुनी। कांग्रेस ने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया, लेकिन वहां पर भी किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। अब पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने का फैसला किया है। हम किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरेंगे और राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे। अब कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर राज्य सरकार से लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार है। राहुल गांधी खुद अन्नदाताओं की आवाज को उठाकर सरकार की घेराबंदी करेंगे, जिससे अगले साल राज्य में होने वाले चुनावों में उसकी मुश्किलें बढ़नी तय हैं, जबकि कांग्रेस को नई ताकत मिल सकती है। पंजाब चुनाव में मिली जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। आप यहां सत्ताधारी बीजेपी को हटाकर सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है। खुद को मजबूत करने के साथ ही आप राज्य में बीजेपी को जोरदार झटके दे रही है। आखिर कैसे, आइए देखते हैं इस खबर में। हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए हैं और अब देश में अगले चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी दल अब अगले चुनावों के लिए मैदान में उतर चुके हैं। बता दें कि अगले कुछ महीनों में गुजरात के साथ हिमाचल में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है और सत्ताधारी बीजेपी को कमजोर करने में लग गई है। देश भर में अपनी पार्टी का विस्तार करने में लगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हिमाचल प्रदेश में संयुक्त रूप से रोड शो कर रहे हैं। आपकी बढ़ती ताकत देखकर बीजेपी की ओर से आप में सेंधमारी की कोशिश भी हो रही है। ऐसे में आपने बीजेपी को उसी के दांव पर कमजोर करने की रणनीति तैयार कर ली है। आप हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को झटका देने में लगी हुई है, या ये कहें कि आप बीजेपी से जमकर बदला ले रही है। दरअसल अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के कई नेताओं को अपने पाले में लाकर बीजेपी को करारा झटका दिया है। बीते दिन यानी शनिवार को हिमाचल प्रदेश के प्रदेश प्रभारी दुर्गेश पाठक ने बीजेपी और कांग्रेस नेताओं को आम आदमी पार्टी में शामिल करवाया। बीजेपी एसटी मोर्चा के नेता पंकज पंकु, वरिष्ठ पत्रकार पंकज पंडित समेत बीजेपी के 32 प्रधानों और उप प्रधानों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आपकी निगाह कांग्रेस के नेताओं पर भी है। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव गौतम ने भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि आपके हौसले काफी बुलंद हैं और हिमाचल में बीजेपी की स्थिति काफी कमजोर है। हालांकि इसका नमूना उपचुनावों में भी देखने को मिला था, जब कांग्रेस के हाथों बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। यानी बीजेपी के लिए हिमाचल में मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी हैं। लखीमपुर खीरी मामले का मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्र मोनू अब जेल जाने वाला है। उसकी जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट फैसला देने वाला है। इससे पहले इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर सख्त टिप्पणी की थी, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि आशीष मिश्र की जमानत रद्द हो सकती है। आशीष मिश्र को एक बार फिर से जेल भेजने की तैयारी है। निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। कल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी और सुबह ही सुप्रीम कोर्ट आशीष मिश्र की किस्मत का फैसला सुना देगा। सुबह 10:30 बजे आशीष मिश्र की जमानत पर फैसला आ जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10 फरवरी को आशीष मिश्र को जमानत दे दी थी, लेकिन पीड़ित पक्ष की ओर से इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। एसटीएफ ने लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने की घटना में आशीष मिश्र को मुख्य आरोपी माना है। इस घटना में 4 किसानों की जान चली गई, लेकिन आशीष मिश्र को आसानी से जमानत मिल गई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार और एसटीएफ पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उसकी ओर से जमानत को चुनौती क्यों नहीं दी गई। पीड़ित पक्ष के वकील की दलील थी कि हाई कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट के साथ साथ चार्जशीट को नजरअंदाज कर दिया। आरोपी बाहर घूम रहा है, उससे गवाहों को मुश्किल हो रही है।
हाल ही में मामले के गवाहों को धमकाने की खबरें भी सामने आई हैं। दूसरी ओर आशीष के वकीलों का दावा है कि जिस जगह घटना घटी आशीष मौके पर मौजूद नहीं था। राजनीतिक कारणों से उसे फंसाया जा रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के 10 फरवरी के आदेश पर आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट आशीष मिश्र की किस्मत का कल फैसला करेगा। तो दूसरी ओर लखीमपुर खीरी मामले का आरोपी आशीष मिश्र बेफिक्र दिखाई दे रहा है। अदालत कल फैसला देने वाली है, लेकिन वो अपने घर पर ही अदालत लगाकर फैसले सुना रहा है। लोग आ रहे हैं और आशीष विवादों को सुलझा रहा है। उसके फोटो सोशल मीडिया पर डाल रहा है, जिससे साफ होता है कि आरोपी की क्षेत्र में जबरदस्त हनक है। वो बाहर रहेगा तो गवाहों की मुश्किलें बढ़ सकती है। कई गवाह इसे लेकर शिकायत भी कर चुके हैं। कोविड की दूसरी लहर के दौरान भारत में हर ओर हाहाकार मचा था। न जाने कितने लोग असमय मौत का शिकार हुए थे। अंतिम संस्कार के लिए लाइन लगानी पड़ रही थी। गंगा में बहती लाशों की तस्वीर भी दुनिया के सामने आ चुकी है। मगर इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद मोदी सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया और अब ये खबर आ रही है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर के मृतकों के आंकड़े इकट्ठे किए हैं। उन्हें भी मोदी सरकार सार्वजनिक करने से रोक रही है। सच पर पर्दा डालने की मोदी सरकार की इस कोशिश पर राहुल गांधी ने निशाना साधा है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर में मोदी सरकार ने जिस गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया, उसका खामियाजा देश की आम जनता को भुगतना पड़ा। बहुत से लोगों की कोरोना से मौत हो गई, लेकिन मौतों के सही आंकड़े कभी सामने नहीं आए। अब अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा खुलासा हुआ है। अखबार के मुताबिक भारत वैश्विक कोविड मृत्यु टोल को सार्वजनिक करने के लिए WHO के प्रयासों को रोक रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अंत तक दुनिया में कुल लगभग 1.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई, जबकि आधिकारिक तौर पर कुल मिलाकर 60 लाख लोगों की मौत बताई गई है। यानी आधिकारिक आंकड़ों से करीब 90 लाख ज्यादा लोगों की मौत होने का अनुमान है, जिसे रिपोर्ट नहीं किया गया है। हालांकि इस रिपोर्ट को WHO ने जारी नहीं किया है, क्योंकि इस रिपोर्ट पर आपत्ति की जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के विशेषज्ञों ने 1 साल से ज्यादा समय तक अनुसंधान और विश्लेषण के बाद जो आंकड़े जमा किए, वो भारत की आपत्तियों के कारण महीनों से लंबित हैं। भारत ने अब WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मौत के आंकड़े तय करने के तौर तरीकों पर सवाल उठाया है। भारत ने कहा है कि इस तरह के गणितीय मॉडलिंग का उपयोग करके इतने विशाल भौगोलिक आकार और जनसंख्या वाले राष्ट्र के लिए मृत्यु का आंकड़ों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अखबार में कहा गया है कि भारत को अपने नागरिकों की मौत की संख्या पर आपत्ति है और उसने इसे सार्वजनिक होने से रोकने की कोशिश की है। जाहिर है ये आरोप सीधे तौर पर केंद्र की मौजूदा सरकार पर लगे हैं। इस रिपोर्ट पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, मोदी जी न सच बोलते हैं न बोलने देते हैं। वो तो अब भी झूठ बोलते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। मैंने पहले भी कहा था कि कोविड में सरकार की लापरवाहियों से 5 लाख नहीं 40 लाख भारतीयों की मौत हुई। फर्ज निभाइए मोदी जी, हर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भारत में चारों तरफ मची अफरा तफरी का जिक्र किया गया है। अमेरिकी अखबार ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि अतिरिक्त 90 लाख मौतों में से 1/3 से अधिक मौतें भारत में होने का अनुमान है, जबकि आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लगभग 5,20,000 लोगों की मौत होना बताती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि WHO के आंकड़ों के अनुसार मृतकों की ये संख्या 40 लाख होने का अनुमान है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। पंजाब चुनाव में मिली जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। आप यहां सत्ताधारी बीजेपी को हटाकर सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है। खुद को मजबूत करने के साथ ही आप राज्य में बीजेपी को जोरदार झटके दे रही है। आखिर कैसे, आइए देखते हैं इस खबर में। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों में कांग्रेस कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन अपनी इस हार से कांग्रेस निराश होने के बजाय और मजबूती से कमबैक करने की जुगत में लग गई है, जिसके लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है और पार्टी अपनी कमियों पर काम कर रही है। और अब कांग्रेस की नजर है आगामी चुनावों पर और खासकर उन प्रदेशों पर जहां इस समय कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में राजस्थान में अपनी कुर्सी बचाने के लिए पार्टी अभी से तैयारी कर रही है, जिसके लिए पार्टी खुद को मजबूत कर रही है और हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है।
ऐसे में आलाकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती सचिन पायलट को लेकर है। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की तल्खियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। गहलोत साफ कर चुके हैं कि वो सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे और 2023 का चुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ऐसे में साफ है कि अगर कांग्रेस जीती तो गहलोत ही सीएम बनेंगे। अब बड़ा सवाल है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट की सक्रिय भूमिका क्या होगी। पायलट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे या फिर चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष। दावा किया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का जोखिम ले सकती है। पायलट समर्थकों का कहना है कि पार्टी की मजबूती के लिए कुशल नेतृत्व की जरूरत है। इसे सचिन पायलट ही पूरा कर सकते हैं। हालांकि गहलोत गुट सचिन को ये पद देने के पक्ष में नहीं है। अब पार्टी आलाकमान को तय करना है कि वो सचिन को क्या जिम्मेदारी देता है, क्योंकि आलाकमान सचिन की नाराजगी का जोखिम उठाना नहीं चाहेगा। कांग्रेस को राजस्थान में मजबूत करने के पीछे सचिन पायलट का बड़ा हाथ है। ऐसे में आलाकमान क्या फैसला लेता है, ये देखना दिलचस्प होगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी ने जीत का डंका बजाया हो, लेकिन उपचुनावों में उसे बुरी हार मिली है। बंगाल में जहां ममता का मैजिक चला तो बिहार में महागठबंधन ने जादू कर दिया, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन को करारी शिकस्त मिली। इस हार के बाद से एनडीए में रार छिड़ गई है। सहयोगी जेडीयू हार के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है। ये बयानबाजी आने वाले दिनों में सरकार की नींव को भी हिला सकती है। बिहार की सियासत में एक नया दौर शुरू हुआ है। वो दौर है हार का ठीकरा फोड़ने का। उपचुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद अब सत्तारूढ़ गठबंधन यानी बीजेपी और जेडीयू के बीच मनमुटाव की खाई और गहरी हो गई है। बोचहा उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद जेडीयू के नेता मुखर हो गए हैं। कहा जा रहा है कि जेडीयू अंदर ही अंदर काफी खुश है। पार्टी के एमएलसी ने कहा कि हाल के दिनों में बीजेपी नेताओं की ओर से सीएम नीतीश कुमार पर की गई टिप्पणी हार की प्रमुख वजह है। एमएलसी खालिद अनवर ने सहयोगी बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में एनडीए के लीडर नीतीश कुमार हैं। इसके बाद भी एनडीए के कुछ नेता नीतीश कुमार पर ही उंगलियां उठाकर वाहवाही बटोरना चाहते थे, जिसके कारण नीतीश कुमार के चाहने वालों को काफी तकलीफ हुई है। यही कारण है कि बीजेपी को सफलता नहीं मिली। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ये हार सबके लिए चिंता का विषय है, लेकिन एनडीए के साथ बीजेपी को इस पर समीक्षा करनी होगी। एनडीए के बड़े नेताओं को इस विषय पर सोचना होगा, क्योंकि अब 2024 का लोकसभा चुनाव हम सबके सामने है। उधर बोचहा रिजल्ट के बाद कहा जा रहा है कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने यहां जो रणनीति बनाई उसमें कुछ भी ठीक नहीं था। पार्टी नेता देवेश कुमार ने चुनाव में करारी हार की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि इस हार की जिम्मेदारी लेता हूं, जल्द इसकी समीक्षा की जाएगी, जो कमी है उसे दूर किया जाएगा। इधर बोचहा के रिजल्ट के बाद वीआईपी में भी खुशी की लहर है। भले ही मुकेश सहनी की वीआईपी इस उपचुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बनी हो, लेकिन मुकेश सहनी बीजेपी की हार पर खुश हैं। अब विरोधी दलों का तो खुश होना लाजमी है, लेकिन कुल मिलाकर जेडीयू और बीजेपी नेताओं के बीच बयानबाजी का जो नया दौर शुरू हुआ है वो सरकार के भविष्य के लिए